नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 91 पर। मैं हूं आपका दोस्त राजन सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीके के टॉप 20 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको किसी न किसी एग्जाम में 100% देखने को जरूर मिलेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सुएज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कैस्पियन सागर से, फारस की खाड़ी से, लाल सागर से या काला सागर से। तो सुएज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? लाल सागर से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। सुएज नहर जो है भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? लाल सागर से जोड़ती है। अच्छा, ये सुएज नहर किस देश में स्थित है या कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना, मिस्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मिस्र में स्थित है सुएज नहर। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात याद रखना, ये सुएज नहर जो है किसको किससे अलग करती है? याद रखना, सबसे पहली चीज एशिया और अफ्रीका को अलग करती है। एशिया महाद्वीप है, आपने देखा होगा, और अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है और भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ठीक, और कहां पर स्थित है? मिस्र में स्थित है। अच्छा, एक चीज और याद रखना, सुएज नहर के खुलने से, मतलब जब सुएज नहर बन गई तो इसके कारण क्या हुआ, जो भारत और यूरोप था, ठीक है, तो दोनों के बीच में कितनी दूरी कम हुई थी? 7,000 किलोमीटर। अब सोचिए आप, जब सुएज नहर बन गई तो भारत और यूरोप के बीच में 7,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, पहली चीज तो यही याद रखना। और किस नदी पर स्थित है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है। और किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? भागीरथी नदी पर उत्तराखंड राज्य पे भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। और कब किया था? तो 1868 में किया था। ये पॉइंट भी याद रखना। ठीक है। अच्छा, जो दादा भाई नौरोजी थे ना, इन्हें ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन या भारत के पितामह भी कह सकते हैं हम। ठीक है, तो भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन या ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता था? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता था। इनकी एक बहुत ही फेमस किताब थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और याद रखना, हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। तो कौन कौन सी पॉइंट याद रखना है? पहली चीज याद रखना, राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, कब किया था? 1868 में किया था। इन्हें भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन या भारत का पितामह भी कहा जाता है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी फेमस किताब है। और हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले ये क्या थे? प्रथम भारतीय थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा था? तो भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा था? वीएसई था। वीएसई का फुल फॉर्म क्या होता है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना कब हुई थी? याद रखना, 1875 में इसकी स्थापना होती है। और कौन करते हैं? तो कपास व्यापारी जिसका नाम था प्रेमचंद रायचंद। प्रेमचंद रायचंद एक कपास व्यापारी थे। इन्होंने सबसे पहले भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है भाई साहब बेसबॉल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, बेसबॉल में जो एक टीम होती है ना, उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। और इसके जो खेल के मैदान होते हैं इसे कहा जाता है डायमंड। क्या कहा जाता है? डायमंड। ठीक है, याद रखना, बेसबॉल के खेल के मैदान को डायमंड कहा जाता है। और उसमें एक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं।
और ये संयुक्त राज्य अमेरिका का क्या है, राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात की। ठीक है, क्या किसकी है, गुजरात की। ठीक, देखिए मैं आपको जो प्रायद्वीप भारत है उसका मैप बनाने की कोशिश करता हूँ नीचे साइड का। ठीक है, ऐसा कुछ प्रायद्वीप भारत का मैप होता है नीचे साइड, मान के चलिए। तो भारत के 9 राज्य जो हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, समुद्र की सीमा को टच करते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे ज्यादा जो तटरेखा वाला राज्य है वो है गुजरात, और सबसे कम तटरेखा वाला राज्य जो है वो है गोवा। तो याद रखना, भारत के गुजरात राज्य की सीमा जो है सर्वाधिक लगती है तटरेखा में, और गोवा की सबसे कम लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और टोटल कितने राज्य लगते पूछे, तो भारत के 9 राज्यों की सीमा समुद्री तट से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था, उसका सही आंसर मैं बाद में बताऊंगा। पहली चीज याद रखना, इस समय बंगाल का गवर्नर कौन था, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, ये क्या था, उस समय बंगाल का गवर्नर था, और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह था वो था लोथल। क्या था? लोथल। और ये लोथल वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो वर्तमान में गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, याद रखना, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? लोथल था। ये वर्तमान में गुजरात में स्थित है, और ये किस नदी के किनारे स्थित था? भोगवा नदी के किनारे स्थित था। कौन सी नदी भाई साहब? भोगवा। ठीक है, भोगवा नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, अच्छा, इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी रंगनाथ राव ने। किसने की थी? रंगनाथ राव। ठीक है, रंगनाथ, ठीक, रंगनाथ राव, रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में प्रदान किए जाते हैं? तो जो नोबेल का शांति पुरस्कार है वो ओस्लो शहर में दिया जाता है। ठीक है, कौन से शहर में दिया जाता है? ओस्लो शहर में। ठीक है, और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1901 से हुई थी। ठीक है, उसी समय नोबेल शांति पुरस्कार की भी शुरुआत होती है। अच्छा, आपको कमेंट करके बताना है कि नोबेल का शांति पुरस्कार यानी कि शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा थी। उन्हें ये पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? देखो, मैंने आपको बोला कि शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा थी, लेकिन किस वर्ष प्रदान किया गया था, आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं उनका नाम है ज्योतिबा फुले। ठीक है, और इन्होंने क्या वर्णन किया, इस किताब पे क्या लिखा है ऐसा? ठीक है, इसलिए किताब फेमस हुई। तो इसमें जो ब्राह्मणवाद है ना, उस पर कड़ा प्रहार किया इन्होंने, इसलिए ये किताब फेमस हुई, गुलामगिरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोबोस और डीमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो फोबोस और डीमोस जो है ये मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय कौन लेता है? इसका आंसर आप बताइए। कलेक्टर, राज्य निर्वाचन आयोग, केंद्र सरकार या राज्य सरकार? तो ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लेती है राज्य सरकार। ठीक है, देखिए 2 चीज याद रखना, ग्राम पंचायत का चुनाव को जो कराने का निर्णय जो है वो राज्य सरकार लेती है, लेकिन चुनाव कौन कराता है? तो वो कराता है राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में स्थित है। और ये किसके लिए फेमस है? तो हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? अभी सबसे बड़ा देख लिए, अब सबसे छोटा। तो साउथ वटन नेशनल पार्क ये सबसे छोटा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? देखिए सबसे बड़ा है कि हमने हेमिस, अब सबसे पहला पूछ रहा है। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हैली नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना होती है 1936 में। ठीक है, याद रखना, हैली नेशनल पार्क को जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। और सबसे पहले 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान
यानी कि हैली नेशनल पार्क से ही शुरू हुई थी और ये भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, याद रखना भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, बाघ अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो ये है बोर टाइगर रिजर्व और ये है महाराष्ट्र में। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है भारत का सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना करते हैं आत्माराम पांडुरंग। कौन करते हैं? आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले जो है, अभी हमने देखा था इनकी पुस्तक कौन सी थी? गुलामगिरी थी। तो वही ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। आज का अंतिम क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो ये सबको पता होगा, आपको भी पता होगा, बच्चे बच्चे को पता होगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, लेकिन पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि किस वर्ष की थी, कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है, चलिए लास्ट में दोस्तों एक क्वेश्चन हमेशा पूछता हूँ मैं, आज 2 क्वेश्चन पूछूंगा। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? और भारतीय रिजर्व बैंक का जो लेखा वर्ष होता है वो कब से कब होता है? ठीक, ये 2 क्वेश्चनों का भी आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं रोज़ आपके लिए इसी तरह के MCQ लेकर आता हूँ, प्रैक्टिस कराते रहता हूँ। ठीक है, ताकि आपकी वनडे एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी हो सके। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।